नमस्कार। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। रामधारी दिनकर जी की कृति संस्कृत के 4 अध्याय आपसे हम शेयर कर रहे हैं। आज आते हैं इसके अगले भाग पर। हमने बताया कि इन्होंने पहले अध्याय के दूसरे प्रकरण में आर्य द्रविड़ समस्याओं की बात की थी और इसमें सबसे पहले इन्होंने बताया कि द्रविड़ों का परिचय, कि द्रविड़ आखिर हैं कौन। अब दूसरा बिंदु उठता है कि द्रविड़ और आर्य ये नाम कैसे पड़े, संज्ञाएं कैसे आई। ठीक है, इसके लिए इन्होंने कुछ किताबों का उल्लेख किया है, जिन किताबों का इन्होंने सहारा लिया था, कुछ शोधपरक पुस्तकों का सहारा लिया था। तो सीधे आते हैं मूल विषय पर। आर्य और द्रविड़ संज्ञाएं। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि अल्पाइन, नार्डिक और भूमध्य सागरीय लोग एक खानदान के थे। उनका कहना है इनका कुल जो है एक था, इसलिए आर्यों और द्रविड़ों को भी दूर पर वे एक ही खानदान के मानते हैं, किंतु भारत में वे उन्हें एक नहीं मानते। एक विद्वान थे बी.एस. गुहा। बी.एस. गुहा साहब की किताब है रेस अफिनिटीज ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया। उसमें वो लिखते हैं, उसमें जो लिखा उन्होंने उसकी समीक्षा किया सर आर्थर कीथ ने, और 1936 में ये समीक्षा प्रकाशित हुई। पुस्तिका रेस अफिनिटीज ऑफ द पीपल्स ऑफ इंडिया। श्री बी.एस. गुहा समीक्षक थे, आर्थर कीथ। 1936 में समीक्षा छपी। उसमें इन्होंने लिखा कि सीमा प्रांत के पठानों और त्रावणकोर की वन्य जातियों को मिलाने वाला सेतु यानी कनेक्शन अभी मौजूद है, लेकिन सभी विद्वान यही कहते जा रहे हैं कि बाहर में प्रजातिगत जो भिन्नताएं हैं वे इस कारण कि भारत के सभी लोग भारत के बाहर से आए हैं। यह देखने की किसी ने कोशिश ही नहीं की कि भारत की वे जातियां कौन कौन हैं जिनका उद्भव और विकास भारत में ही हुआ। ठीक है, जब यूरोप को प्रजातिवाद से उत्पन्न कालकूट से पाला पड़ा, कालकूट जहर को कहते हैं, इन्होंने प्रतीकात्मक रूप से प्रजातिवाद का कालकूट कहा यूरोप को। तो यूरोप को प्रजातिवाद से उत्पन्न कालकूट से, यानी प्रजातिवाद एक ऐसा नकारात्मक सिद्धांत था जिसने जो है गलत तरीके से व्याख्यायित कर दिया चीजों को। तो सन 1939 में जूलियन हक्सले उन्होंने एक किताब लिखी रेस इन यूरोप। जूलियन हक्सले लिखते हैं कि प्रजातिवाद का सिद्धांत झूठा भी है और खतरनाक भी है। आर्य शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में पहले सन 1853 में मैक्स मुलर ने किया था और 1939 में आकर हिटलर ने प्रमाणित कर दिया कि आर्यों को प्रजाति मारने का सिद्धांत सचमुच खतरनाक है। भारत को भी यह नहीं मानना चाहिए कि आर्य और द्रविड़ नाम की 2 प्रजातियां हैं। मैक्स मुलर को जब अपनी गलती मालूम हुई, उन्होंने स्वयं घोषणा की। क्या कहा मैक्स मुलर ने कि जब मैं एरियन शब्द का इस्तेमाल करता हूं या एरियन शब्द कहता हूं तब मेरा अभिप्राय रक्त से नहीं होता और न ही अस्थि यानी हड्डियां, बाल और खप्पर यानी कपाल से है। मेरा तात्पर्य उन लोगों से है जो आर्य भाषा बोलते हैं, उन्हीं को मैं कहता हूं एरियन या आर्य। बस आर्य शब्द का इतना ही अर्थ भारत के लिए भी ठीक है। इसी तरह द्रविड़ शब्द की भारत में प्रजातिवाचक नहीं स्थानवाचक इस्तेमाल हुआ। तो यदि प्रजाति की यूरोपीय परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र, इनमें प्रधानता आर्यवंश की होनी चाहिए, लेकिन प्राचीन भारतवासी ये नहीं मानते थे। द्रविड़ स्थान का विशेषण था और पंच द्रविणाह एक शब्द का उल्लेख आता है पुराणों में, पंच द्रविणाह। इसमें पुराणकार जो है द्रविड़, आंध्र, कर्नाटक,
महाराष्ट्र, गुजरात, इन पांचों को गिना करते थे और कहा करते थे पंच द्रविड़ा, यानी 5 द्रविड़ क्षेत्र। और भाषाओं को लेकर भी आर्यों द्रविड़ों के बीच कोई मतभेद नहीं था। जो द्राविड़ ऋषि होते थे यज्ञ के पुरोहित हुआ करते थे। उन्होंने शास्त्रों की भी व्याख्याएं, शास्त्रों की भी रचनाएं की हैं। इसी तरह अगर तमिल का साहित्य संगम आप देखो, जहां पर अगस्त्य की चर्चा होती है, तमिल के साहित्य संगम की रचना में बहुत से ब्राह्मण ग्रंथकारों का भी योगदान प्राप्त होता है। और द्रविड़ शब्द जो है संस्कृत का शब्द है, जिसका निर्माण तमिल के वजन पर किया गया। मनु ने द्रविड़ शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया है जो द्रविड़ देश में बसते थे। फिर नाम आता है कुमारिल भट्ट का। कुमारिल भट्ट ने उसका प्रयोग भाषा की सूचना देने को किया है, जैसे आंध्र द्रविड़ भाषा। हमारे पूर्वजों ने द्रविड़ शब्द का अर्थ प्रजाति नहीं रखा था, और हमारे लिए भी यह उचित है कि हम यूरोप से आए हुए प्रजातिवाद का जहरीला अर्थ अपने शब्दों में न ठूसें। तो प्रॉब्लम यह रही कि हम लोगों ने मूल भारतीय ग्रंथों का अध्ययन न करके उन ग्रंथों का अध्ययन किया जो या तो यूरोपियन लैंग्वेजेस में थे या उनका अनुवाद थे। तो दिनकर जी आगे कहते हैं कि भाषा की भिन्नता अगर देखा जाए तो उससे घबराहट होती है। तो भाषा की भिन्नता से घबरा करके अलग प्रजातियों की कल्पना को सत्य मान लेना अयोग्य है, नहीं, अच्छी बात नहीं है। संस्कृत की जितनी समानता यूरोपीय भाषाओं से है, उससे अधिक समानता भारत की आज की उत्तरी दक्षिणी भाषाओं में आप देख सकते हैं। शब्द के स्थान पर शब्द बैठा करके भी हम भारत की एक भाषा के साहित्य को भारत की दूसरी भाषा में ले जा सकते हैं, किंतु यूरोप की जो भाषाएं संस्कृत की बहनें कही जाती हैं, उनका साहित्य इसी आसानी से भारतीय भाषाओं में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, अब यहां पर उदाहरण दिया है प्री हिस्ट्रिक साउथ इंडिया, वी.आर. रामचंद्र दीक्षितर, इनकी किताब से। इन्होंने इसको इंग्लिश में लिखा है, इट इज सरमाइज्ड नॉट इनकरेक्टली that all the languages of India could be traced to one original family of languages, and this family cannot be Indo-Germanic as is assumed, but native to the soil, having its birth in Neolithic times, if not earlier. This is certainly true if we make a comparative history of the North Indian and South Indian vernacular dialects, for in both we see the same fundamental grammatical structure. By substituting one word for another, it is easy to translate these languages from one to another. तो देखा जाए तो आर्य और द्रविड़ मूलतः भारत भूमि के ही निवासी थे, और द्रविड़ शब्द संस्कृत का है और स्थानवाचक था, वो जातिवाचक नहीं था। अब आते हैं अगले बिंदु पर, आर्यों का मूल स्थान कौन सा था। ऐसा कहा था आर्य बाहर से आए, आर्यों का आक्रमण हुआ भारत पर। तो इस पर दिनकर जी लिखते हैं, आर्य भारत में बाहर से नहीं आए। यह मानने का मुख्य आधार यह है कि आर्यों का प्राचीनतम साहित्य वेद, जो मानव मात्र का प्राचीनतम ग्रंथ है, भारत में ही मिलता है। दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि आर्य भारत में अन्य देशों से आए तो वेद में उन स्थानों के नाम क्यों नहीं मिलते, है ना, अथवा आर्य उन देशों की याद क्यों नहीं करते हैं जहां से चल करके वे भारत आए थे। एक तीसरा कारण और है जो पहले से संबद्ध है। पश्चिमी विद्वान ये कहते हैं कि आर्य पहले मध्य एशिया अथवा रूस के दक्षिण भाग में रहते थे और वहीं से फैलकर वे यूरोप और भारत गए। यदि यही बात ठीक है तो आर्यों ने वेद के समान कोई प्रामाणिक साहित्य अपने मूल स्थान में क्यों नहीं छोड़ा। यह भी कि यदि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत से बाहर था तो ऐसा क्यों है कि संस्कृत के शब्द भारत की सभी भाषाओं में तो बहुतायत से मिलते हैं, लेकिन यूरोप की भाषाओं में उनकी संख्या अत्यंत न्यून है, अत्यंत कम है। एक चौथा प्रमाण है क्या कि भारतीय आर्यों की अपनी अनुश्रुति अर्थात परंपरागत आख्यान अगर देखें तो उनमें उनके उत्तर पश्चिम से आने की बात कहीं नहीं कही गई है। आर्यों के प्राचीनतम आख्यानों में, अनुश्रुतियों में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आर्य उत्तर पश्चिम भारत से आए।
उल्टे उसमें ऐसी चर्चा है कि सरस्वती का जो कांठा था, सरस्वती के कांठे से भारत के अन्य भागों की तरफ, सरस्वती की घाटी से अन्य भागों की तरफ उत्तर पश्चिम की ओर फैले। ठीक है। उसके बाद ये भी कहा जा सकता है कि वेद, अगर वेदों को देखा जाए तो उनके अनुसार सोमलता मुंजवंत एक पर्वत था। सोमलता मुंजवंत एक पर्वत था। तो सोमलता मुंजवंत पर्वत पर पाई जाती थी, जिसे सोमरस बना जाता था, और ये पंजाब के उत्तर में मौजूद है। इसलिए आर्यों का मूल जो अभिजन था वो पंजाब में रहा होगा। संहिताओं में जिस सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख मिलता है वह इसी पंजाब में था। ये ठीक है कि वैदिक संहिताओं से यही वेदित होता है कि आर्य जहां रहते थे उस देश को वे सप्त सैंधव प्रदेश कहते थे। वो सातों कौन से? सरस्वती, शतद्रु यानी सतलुज, विपाशा यानी व्यास, परुष्णी यानी रावी, असिकनी यानी चेनाब, वितस्ता और सिंधु। 7 नदियां हो गई, और इनका जो क्षेत्र था इनको बोलते थे हम सप्त सैंधव प्रदेश। सरस्वती, शतद्रु, विपाशा, परुष्णी, असिकनी, वितस्ता और सिंधु। आज इनका नाम है सरस्वती, लुप्त कही गई हैं। सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम और सिंधु नदी। इन 7 नदियों से जो है सेवित भाग को कहते थे सप्त सैंधव प्रदेश। तो कहना यह है कि आर्य जहां रहते थे वैदिक संहिताएं उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहती हैं। अब बाद में वे अपने देश को ब्रह्मावर्त कहने लगे, और उसके बाद चल करके उसे मध्य देश कहने लगे। ये तीनों नाम यानी कि सप्त सैंधव प्रदेश, ब्रह्मावर्त और मध्य देश, ये संकेत देते हैं कि आर्य पहले सिंधु नदी और उनकी शाखाओं के पास थे। उसके बाद वे दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े और अपनी भूमि को ब्रह्मावर्त कहने लगे। उसके बाद कुछ और आगे बढ़े, उनका क्षेत्र मध्य देश कहलाने लगा। आर्यों के प्रसार की दिशा प्रयाग से पंजाब की तरफ नहीं थी, वे पंजाब से ही फैलकर प्रयाग पहुंचे थे। और यह भी ध्यान देने की बात है कि आर्य यदि आरंभ से ही सप्त सिंधु प्रदेश में रहते आए थे तो उनके साहित्य से क्यों जाहिर होता है कि सप्त सिंधु के किनारे उन्हें शत्रुओं का सामना करना पड़ा था, दस्युओं और निषादों से लड़ाइयां करनी पड़ी थी, और भारत में आगे बढ़ने में उन्हें काफी मशक्कत हुई थी। अगर हम द्रविड़ों और आर्यों के मूल स्थानों के बारे में जितने भी सिद्धांत प्रचलित हैं और अगर उनको देखें तो सब अनुमान पर और अटकल पर आधारित आपको मिलेंगे। लेकिन तब भी आर्यों के मूल अभिजन की समस्या उतनी उलझी हुई नहीं है जितनी उलझन द्रविड़ समस्या में दिखाई देती है। जैसे एग्जाम्पल आप लो कि आर्य उन देशों की याद क्यों नहीं करते जहां से वे भारत आए थे। अगर उनकी पुस्तकों में इस बात के साक्ष्य मिलने चाहिए थे। और इस प्रश्न का अगर समाधान आप करना चाहें तो बड़े मजे से कर सकते हैं कि उन दिनों भारत और ईरान के बीच सीमा कोई थी ही नहीं, सीमा नाम कोई चीजें नहीं थी, कोई बॉर्डर हो। अब प्रायः यह मत बहुग्राह्य हो गया है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि आर्यों का मूल अभिजन रूस के दक्षिण में था, और वहीं से आर्यों की कुछ शाखाएं पश्चिम की ओर चल करके यूरोप पहुंच गईं, कुछ शाखाएं ईरान पहुंच गईं। और उस समय न तो देश बने थे, न मानवों की टोलियां एक भाग से दूसरे भाग तक दौड़कर जाती थीं। लोग धीरे धीरे फैलते हुए आगे बढ़ते थे, और जहां जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध होती थीं वो सदियों तक वहां पर रुके रहते थे। अब इसी क्रम की बात करें, इसी क्रम में दक्षिण रूस से ईरान तक जाने में उन्हें कई सौ वर्ष लगे होंगे, और ईरान से भारत आने में शताब्दियां लग गई होंगी। इसलिए यदि भारत को आर्यों ने अपने लिए नया देश समझा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब कहते हैं इस बीच आर्यों की मूल भाषा कहाँ उत्पन्न हुई या उसका मूल रूप क्या था, यह सब जानने का हमारे पास कोई आधार तो है नहीं। ऐसी स्थिति में एक अनुमान आप लगा सकते हो, और ये अनुमान इतना यथेष्ट समझा जाना चाहिए कि जो आर्य मध्य एशिया से यूरोप आए उनके साथ मूल आर्य भाषा का वही रूप गया जिसे लेकर ईरान जाने वाले आर्य ईरान पहुंचे थे। बात को इन दो शाखाओं के आर्य परस्पर कभी मिले ही नहीं, इसलिए उनकी भाषा स्थानीय प्रभावों से भीगते भीगते अंत में बहुत भिन्न हो गई। अच्छा, जब आर्य ईरान में थे
उस समय संस्कृत और ईरानी भाषाएं दो नहीं थी बल्कि एक थी। जिंदावेस्ता किताब देखिए, आवेस्ता उनका ग्रंथ है, जिंद उसकी टीका को बोलते हैं, तो जिंदावेस्ता। उसके श्लोक संस्कृत श्लोकों में आसानी से परिवर्तित किए जा सकते हैं, किंतु यही समानता आज की फारसी और हिंदी में नहीं पा सकते आप। यद्यपि हिंदी और फारसी दोनों ही भाषाएं एक ही खानदान की हैं, उनका कुल एक ही है। और यह भेद क्यों मिलता है? इस कारण मिलता है कि विशेष प्रकार की ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ईरान में प्रचलित संस्कृत बदलते बदलते फारसी हो गई। भारत में संस्कृत से उत्पन्न नई भाषाएं फारसी से बहुत भिन्न हो गई। तब भी ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्यों की मूल भाषा संस्कृत की रक्षा केवल भारतवर्ष में हुई, और संस्कृत कहाँ मिलेगी आपको। और देशों में की बात करते हैं तो संस्कृत के कुछ थोड़े बहुत शब्द वहां पे बचे हुए मिलते हैं जो कठिनाई से पहचाने जाते हैं। भारत में अपने मूल रूप में ये विद्यमान है। अब अगर आप भाषा परिवार की बात करें, भाषा विज्ञान हम पढ़ाते हैं, तो भाषा परिवार की बात करें तो आप इस साक्ष्य को देख सकते हैं। दिनकर जी ने उल्लेख भी किया है। जैसे एक शब्द है पीटर, और फादर और पितृ, और ब्रदर, बिरादर, भ्रातृ, इसमें समानता है। किंतु साम्य कुछ ऐसे शब्दों में भी खोजा जा सकता है जहां कोई आशा नहीं होती है। जैसे एक शब्द है टूथ, ठीक है, संस्कृत में दंत मिलता है, और हैंड शब्द हन धातु से है, हाथ वाला। नोज का उत्पत्ति स्थान है नस, और कप का स्थान है कुप्य, CUP कप, कुप्य यानी कूपी, कुप्पी जिसमें तेल भरा जाता है। जैसे स्टेशन शब्द है, और साउंड स्वन का वंशज, उससे जो है स्टेशन है स्था से, STA स्था यानी स्थान। ऐसे ही साउंड है, स्वन का वंशज है। मन है माइंड, भण से फोन, ध्वनि से टोन, उनका जन्म हुआ हो तो कोई ताजुब नहीं है। संस्कृत का सोनू शब्द सूर्य, पुत्र और अनुज का अर्थ देता था। सोनू, SUN सन, SON सन, समझ रहे हैं? अच्छा, इस प्रकार से तमाम शब्द। डोनेशन एक शब्द है। डोनेशन शब्द अंग्रेजी में कोई धातु नहीं है, लातीन में डोरे है। तो कहते हैं कि संस्कृत में दा धातु से बना है डोरे। अंग्रेजी में एक शब्द है गैराज, संस्कृत में है गृहास यानी घर, गृह समूह, कभी बड़ा घर। तो कहीं न कहीं इनका उद्गम जो है एक ही है। और देशों में आर्यों की मूल भाषा रूपांतरित होकर के नई नई भाषाओं में बदल गई। केवल भारत में संस्कृत ने नई भाषाओं को जन्म देकर भी अपने अस्तित्व को कायम रखा है। उसमें आज भी पत्र निकलते हैं, नया साहित्य लिखा जाता है, और बौद्धिक विषयों पर शास्त्रार्थ भी चलता है। अब बात करते हैं आर्यों की शाखाओं की। आर्यों की शाखाएं जब यूरोप और ईरान की ओर चलीं, तब आर्यों को लेखन का ज्ञान था या नहीं, ये बात तो पता नहीं, अज्ञात है। किंतु ये माने बिना नहीं चल सकता कि आर्य ईरान से पंजाब ईसा से 3000 साल पहले पहुंच चुके थे, 3000 BC, या उस समय ईरान से पंजाब तक वे सर्वत्र भरे पड़े हों। अच्छा, पहले हमने बता दिया सीमा की कोई बात नहीं थी पुराने जमाने में। वेदों की रचना का आरंभ उन्होंने कदाचित बाद में किया जब पंजाब आ गए, किंतु अपनी सभ्यता का विकास वे उससे पहले से करते आ रहे थे। वेद की ऋचाएं किसी असभ्य या अर्धसभ्य जात की रचना नहीं मालूम होती हैं। उनसे संकेतित सभ्यता अत्यंत पुष्ट और परिमार्जित दिखाई देती है, और वेदों की शैली साहित्य की सुविकसित शैली मानी जाती है। सोचने की बात यह है कि वेदों के सूक्त समाचार पत्रों के स्तंभ नहीं है जिनमें शाम की घटनाएं सुबह को छप जाती हैं, न वे दैनंदिनी यानी डायरी रोजनामचा के पृष्ठ हैं जिनमें ऋषि हर रोज की घटनाएं लिखा करते हैं। वेद साहित्य है, और साहित्य में मुख्यतः ऐसी घटनाएं प्रवेश पाती हैं जो परंपरा में समा चुकी हों, घुल मिल चुकी हों, डूब चुकी हों। इस दृष्टि से वेदों को यदि 1500 ईसा पूर्व की रचना माने, तब भी यही समझना चाहिए कि उनमें उल्लिखित घटनाएं 1500 वर्ष पूर्व की घटनाएं रही होंगी। और क्या देखो बढ़िया तर्क देते हैं
कि साहित्य में जो बातें समाहित होती हैं उसी समय थोड़ी घटित होता है, वो परंपरा में समा चुकी बातें होती हैं जिनका उल्लेख हम साहित्य में करते हैं। तो जो लोग ये मानते हैं कि आर्य ब्रह्मावर्त देश के निवासी थे, वहीं से वे ईरान और यूरोप की ओर गए, उनके विरुद्ध दो युक्तियां अत्यंत प्रबल हैं। पहली तो ये कि भारत की भूमि इतनी सुखदायिनी रही है कि जो जाति यहाँ एक बार बस गई वह फिर कभी बाहर जाने का नाम नहीं लेती है। यूची, शक, खून, तुर्क और मोगल ये भारत आकर फिर भारत से बाहर नहीं गए, ये मध्य एशिया से आए थे जहां की जमीन पथरीली अनुर्वर थी, फिर वे इस स्वर्ग को छोड़कर बाहर जाते ही क्यों? ऐसी स्थिति में आर्य अपने देश को छोड़कर बाहर चले गए हों, ये मानने की बात नहीं है। यदि यह कहें कि वे अपनी संस्कृति का प्रचार करने को भारत से बाहर गए, यह युक्ति भी ठोस नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि उस समय सारे भारतवर्ष ने आर्य संस्कृति को स्वीकार नहीं किया था और संस्कृति प्रचारक आर्यों के लिए इस देश में ही बहुत बड़ा कर्म क्षेत्र खुला हुआ था, वो बाहर जाते ही क्यों? ऋग्वेद की बात करें तो उन आर्यों का स्थान था सप्तसिंधु प्रदेश, और यही वह भूभाग है जहां मोहनजोदड़ो सभ्यता के प्रमाण आप पाते हैं। आर्य संस्कृति से संबद्ध जातियों के अब तक जितने भी निशान मिले हैं, उनमें से कोई भी उतना पुराना नहीं है जितना मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का निशान। वहां रावी नदी है, सतलुज नदी है, चिनाव नदी है, वही तो है रया। तो यदि किसी प्रकार यह साबित हो सके कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता आर्यों की ही सभ्यता थी, तो ये मानने का ठोस आधार मिल जाएगा कि आर्यों का मूल अभिजन मध्य एशिया नहीं भारतवर्ष था, और तमाम साक्ष्य इस बात का इशारा करते हैं। किंतु जब तक यह नहीं होता तब तक हम निष्कर्ष से भाग नहीं सकते कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता आर्य भिन्न सभ्यता थी। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता में शिव की पूजा प्रचलित थी, और यह पूजा आर्यों के यहाँ विलंब से गृहीत हुई, और वह भी ऋषियों की इच्छा के विरुद्ध। 18वीं सदी की बात करें तो भारत में किसी को भी इसका अनुमान नहीं था कि आर्य इस देश के मूल निवासी नहीं है, या यह कि आर्य और द्रविड़ दो हैं और दोनों के पूर्वज इस देश में बाहर से आए थे। तब सन 1786 की बात करें तो सर विलियम जोन्स ने एक स्थापना की कि यूनानी, लातिनी यानी लैटिनी, गोथिक, केल्टिक यानी जर्मनिक, फारसी और संस्कृत ये सभी भाषाएं किसी एक ही भाषा से डेवलप हुई थी, विकसित हुई थी। इसी से तुलनात्मक भाषा विज्ञान का आरंभ हुआ। विश्व की जो विद्वान मंडली थी इस अनुसंधान से सानंद चकित रह गई। प्रसन्नता पूर्वक उसको आश्चर्य हुआ कि उत्तर भारत की सभी भाषाएं पश्चिमी भाषा की जिंद, फारसी, पश्तो, बलूची, कुर्द और आर्मेनियन भाषाएं तथा यूरोप की इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, यूनानी, केल्टिक, जर्मन, अंग्रेजी, ट्यूटानिक, स्लावोनिक, लिथुएनियन, लातिनी, अल्बेनियन आदि सभी भाषाएं किसी एक ही स्रोत से निकली हुई हैं। इन सभी भाषाओं के बोलने वाले लोगों को पंडितों ने हिंद जर्मन कहा, हिंद यूरोपी, हिंद ईरानी या केवल आर्य कहना आरंभ कर दिया, और इस बात के संधान में खोज में वो लग गए कि आर्यों का मूल स्थान था कौन। चूंकि अन्य भाषाओं की अपेक्षा फारसी और संस्कृत का सामीप्य, निकटता ज्यादा थी, यानी सामीप्य बहुत था, इसलिए अनुमान यह हुआ कि आर्य जब अपना मूल स्थान छोड़कर अलग जाने लगे तब उस शाखा के लोग, यानी जो शाखा ईरान और भारत की ओर चली गई थी, परस्पर अधिक दिनों तक एक साथ रहे थे। आर्यों का हिंद ईरानी नाम इसी शाखा की प्रमुखता के कारण पड़ा, और यही कारण है कि संस्कृत और फारसी में अधिक निकट का संबंध है। जब यह विचारधारा चल निकली तो सारे संसार के पुरातत्वविदों, नृवंश शास्त्रियों और भाषा तत्वज्ञों के बीच एक कोलाहल जैसा मच गया, और तरह तरह के अनुमानों से यह सिद्ध किया जाने लगा कि आर्यों का मूल अभिजन कहाँ था। अब एक उषा सूक्त है ऋग्वेद में, और वहां पर उषा के लिए ऋषियों ने भक्ति दिखलाई है, और जो भक्ति दिखलाई ऋषियों ने उषा यानी प्रातःकालीन संध्या के लिए, वो इस प्रकार माने उससे अनुमान लगा सकते हैं कि निश्चित ही यह भक्ति उस उषा के लिए है जो उत्तरी ध्रुव के पास उदित होकर महीनों तक ठहरती रहती है, अरोरा बोरियालिस जिसको आप कहते हैं। भारत में उषा का सौंदर्य क्षण स्थायी होता है, कम समय के लिए, इसलिए उसे देखकर ऐसे भक्तिपूर्वक उद्गार नहीं प्रकट किए जा सकते थे। इसलिए निश्चित किया जा सकता है कि आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव के पास रहा होगा। ऋग्वेद में एक मंत्र आया है, तरेम तरसा शतम हिमा, अर्थात हम
100 हिम यानी 100 वर्ष जिए। यहाँ हिम का जो तात्पर्य वर्ष से लिया गया है। इस पर एक मत निकला कि आर्य शीत प्रधान देश में रहते थे। महाभारत में एक वर्णन है कि सुमेरु पर्वत पर एक दिन और एक रात एक वर्ष का होता है। इससे एक कल्पना को पुष्टि मिली कि आर्य उत्तरी ध्रुव पर ही रहते थे। अपनी ओरायन नामक अंग्रेजी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है कि अज्योतिष के आधार पर कि उत्तरी ध्रुव ही आर्यों का मूल अभिजन था, मूल स्थान था। मिस्र में एक स्थान है अल अमरना। अल अमरना की खुदाई की गई तो पता चला कि ईसा की 1500 ईसा वर्ष पूर्व यहाँ पर जो राजे थे उनके नाम संस्कृत नामों से मिलते जुलते हैं। राजा जो थे जैसे कि आर्तमन्य, यशदत्त, सुतर्ण। इससे एक अधिक रोचक बात यह भी हुई कि एक संधि पत्र की प्रति मिली, यानी कि ट्रीटी, कि जो हित्ती और मितन्नी राज्यों के बीच की गई संधि का सूचक है। हित्ती और मितन्नी 2 राज्य थे, उनके बीच संधि हुई थी। इस संधि का समय ईसा से 1400 साल पहले का है। इस संधि पत्र में इंद्र, वरुण और नासत्यो यानी अश्विनी कुमार, इन 3 वैदिक देवताओं का उल्लेख है। तो इससे यह तो प्रमाणित नहीं होता कि ईसा पूर्व 1400 तक आर्य भारत नहीं आए थे, किंतु यह सिद्ध हो गया कि उस समय मिस्र, मेसोपोटामिया, सीरिया आदि में आर्य भाषा और आर्य सभ्यता वर्तमान थी। भले ही वहां के लोग आर्य वंश के नहीं रहे हों, यह इलाका उन लोगों का है जिन्हें अब हम सामी यानी सेमेटिक कहते हैं। और इसी तरह ईसा पूर्व 1500 के आसपास अगर इस प्रकार आप निष्कर्ष निकालो तो आर्य भाषा रूस से दक्षिण पूर्व की ओर सामी इलाकों, ईरान और भारतवर्ष तक पहुंच चुकी थी और उत्तर में कदाचित वह लिथुएनिया तक फैल चुकी थी। लिथुएनियन भाषा की जो प्रकृति है वो बहुत विचित्र है। उसका प्राचीनतम रूप तो 1500 ईसा पूर्व से पहले का मिलता ही नहीं, किंतु जो रूप मौजूद है, मिलता है, संस्कृत के काफी निकट है। बल्कि वह आर्य भाषा का वह रूप है जो वैदिक संस्कृत से पहले रहा होगा। कोई कारण हुआ जिसे लिथुएनिया पहुंच जाने पर आर्यों की प्रारंभिक भाषा अपने प्राचीनतम रूप में ज्यों की त्यों बनी रह गई। आर्य भाषा के इस भौगोलिक विस्तार का कारण क्या था? कैसे यह भाषा एक ओर तो लिथुएनिया में दिखाई पड़ती है, दूसरी ओर सामी इलाकों में? अवश्य आर्यों का मूल स्थान रूस के दक्षिण या दक्षिणी रूस में था। यहां से उनकी भाषा ने एक ओर तो लिथुआनिया में प्रवेश किया, दूसरी ओर मिस्र, ईरान, मेसोपोटामिया तक वो भाषा फैल गई। अब अनुमान करते हैं कि आर्य भाषा का जब इतना प्रसार हो चुका तब आर्य लोग भारत पधारे। आर्य संस्कृत भाषा इस देश में आर्यों के साथ ही आई और जिस उत्कृष्ट संस्कृति, साहित्य और सभ्यता के कारण आर्य सारे विश्व के इतिहास में विख्यात हैं, उनकी रचना उन्होंने इसी भारतवर्ष में की। इसलिए उनका मूल अभिजन उनका चाहे जहां ही रहा हो, किंतु उनका अपना देश भारतवर्ष हुआ। आर्य शब्द की व्युत्पत्ति हुई री धातु से, जिसका अर्थ होता है गति। तो आर्य शायद गत्वर रहे हो, घुमक्कड़ लोग रहे हो। री माने होता है गति, तो आर्य माने घूमने वाले लोग। एशिया के रेगिस्तानी इलाकों से निकल करके जब भारत पहुंचे तो यहाँ की उर्वरा धरती ने उनके घुमक्कड़ स्वभाव को बदल दिया और वे वहां जमकर उन विचारों को वास्तविकता का जामा पहनाने लगे और उनके भीतर हजारों वर्ष से उमड़ते आ रहे थे। भारत में कश्मीर, पश्चिमोत्तर भारत और पंजाब ये उनकी आरंभिक वास भूमि और उनकी पौरुष के प्रथम किरणा क्षेत्र थे। इस इलाके में रहकर उन्होंने जिस संस्कृति का निर्माण किया वह कालक्रम में सारे भारत की संस्कृति बन गई। तो हमने इस भाग में बताया आपको कि द्रविड़ संज्ञा हुई, आर्य संज्ञा क्यों हुई, ठीक है। और एक बात बताया कि आर्यों का जो है मूल स्थान क्या था। आर्य शब्द बना है री धातु से। री माने होता है गति, यानी आर्य घुमक्कड़ रहे होंगे, चलने फिरने वाले रहे होंगे। क्योंकि उनकी भाषागत जो साम्य है, भाषागत साम्य वो तमाम स्थानों पर मिलता है। तो ये जाहिर सी बात है कभी एक ही थे, उनका विचरण हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रंथ मिलते हैं आर्यों के, उनमें कहीं ऐसा नहीं लिखता पलायन इत्यादि किए हैं, यानी उन ग्रंथों की रचना आर्यों ने ही अगर की तो भारतवर्ष में की। तो आर्यों का जो मूल स्थान था भारत था, लेकिन वो उद्भव स्थान की जहां तक बात करते हैं संभवतः दक्षिणी रूस या रूस का दक्षिण भाग रहा होगा जहां से वे विचरित हुए। तो फिलहाल यहीं पर विराम लेते हैं। कमेंट अवश्य करिएगा। अगले भाग की चर्चा अगली बार करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।